हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस पी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेड 14 एंड 15 दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें अभी हम लोग एसएसटी पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इससे पहले कंप्लीट एनसीईआरटी की विद चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हमने कंप्लीट कर लिया है। पूरी एनसीईआरटी 6, 7, 8 की, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सारा कंप्लीट कर लिया थ्योरी। ठीक है, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आज की क्लास में हमारे 55 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, और इन 55 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपको पता है कि हम क्वेश्चंस के साथ में उसकी जो डिटेल थ्योरी हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ी है उसको साथ में टैग कर देते हैं, ताकि आप चीज़ों को थोड़ा रिवीजन हो जाए प्लस बेहतर तरीके से समझ सकें। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। और देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो देखिए, अशोक के जो अभिलेख हैं वो मुख्य रूप से ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे। किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक जो हैं ये मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, और ये ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा, अभिलेख खुदवा करके, पत्थर पर उकेरवा करके जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर अभिलेख अशोक के प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अपने मैसेज जनता तक पहुंचाने के लिए उसको जो है कि अभिलेखों के माध्यम से पहुंचाया। अभिलेख जो है पत्थर पर खुदवा करके, उकेर करके जनता तक अपनी बात को पहुंचाने का इन्होंने प्रयास किया। प्रश्न को ठीक से समझिए, मैं और इसमें थोड़ा ये क्वेश्चन ऊपर नीचे रहेगा, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सामने नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा। चलिए, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या है। यानी कि जो मृतक हैं, जो लोग मर जाते थे, उनको जब दफनाया जाता था तो उनके साथ में सामान क्यों रखा जाता था? कारण बताइए, सामान क्यों उनके साथ में रखा जाता था? सामान इसलिए साथ में रखा जाता था क्योंकि लोगों की ये आस्था थी, लोगों का ये विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था, लोगों की आस्था थी कि ये व्यक्ति जो मर गया है ये परलोक में जाकर के वहाँ इस सामान का प्रयोग करेगा। जो खाने वाली चीज़ें रखी गई हैं ये उनको वहाँ परलोक में जाकर के खा लेगा। अर्थात मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ऐसी लोगों की मान्यता थी। इसीलिए जो मृतक होते थे जब उनको दफनाया जाता था तो साथ में सामान भी रख दिया जाता था। जैसे यहाँ पे मेहरगढ़ की बात अगर करें तो मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी जो हैं वो उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। जैसे कि मेहरगढ़ में ऐसे कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा कि भैया ये बकरी इसके साथ में रख दो, ये वहाँ परलोक में जाकर के वहाँ खाएगा, मौज मनाएगा। ये देखिए मृतक व्यक्ति का कंकाल और ये साथ में 2 बकरियों का भी कंकाल यहाँ पे मिला हुआ है कब्र में। ओके, इससे पता चलता है कि लोगों ने इन बकरियों को इसके साथ में क्यों दफनाया होगा। जाहिर सी बात है, खाने के लिए, कि वहाँ जाके ये खाएगा क्या, है ना। तो इस वजह से इसको साथ में बकरियों को रख दिया गया कि भैया जाओ इन्हीं को वहाँ खा करके अपना पेट चलाना। देखिए, कथन है ABC, इनको देखें, सही उत्तर चुनें। कहता है कि लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, नाम ही उसका स्मॉल साइज है। लघु का मतलब ही छोटा होता है, तो छोटे आकार के चित्र होते हैं, स्मॉल साइज। ठीक है, वेरी गुड ऑप्शन ठीक है हमारा। लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर से कपड़े या कागज पर चिन्हित किए जाते हैं। कागज पर छोटे चित्र बनेगा, बड़ा थोड़ा बन जाएगा, ये भी बात सही है इनकी। और अगला पॉइंट C कहता है कि प्राचीनतम, अर्लीएस्ट, यानी कि प्राचीनतम, सबसे प्राचीन लघु चित्र, छोटे जो चित्र होते थे वो ताड़ के पत्तों अथवा लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे। बात ये भी ठीक है
तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हैं कि जो लघु चित्र होते हैं छोटे आकार के होते हैं। लघु चित्र अक्सर वाटर कलर से कपड़े या कागज पर चिन्हित किए जाते हैं और जो सबसे प्राचीन लघु चित्र हैं वो ताड़ के पत्तों या फिर लकड़ी पर उनको बनाया गया है। तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं हमारे, ए बी सी तीनों करेक्ट हो जाते हैं। हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसकी थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे हमको मिलती है और हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में। लघु चित्र जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर वाटर कलर यानी कि जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। इन पॉइंट्स को प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इनको अपने दिमाग में कंसंट्रेट होकर के इनको अपने दिमाग में बसा लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। बस प्रश्न घुमा देगा, स्टेटमेंट ऊपर नीचे कर देगा, जहाँ है हाँ है वहाँ नहीं लगा देगा, जहाँ नहीं है वहाँ हाँ लगा देगा, आपको कंफ्यूज करेगा। यदि आपने ठीक से पढ़ा है तो आप आंसर को कर पाएंगे। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़ पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। ओके, वेरी गुड, ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो गुरु नानक के द्वारा बनाया गया शुरुआती पवित्र स्थान हुआ करता था उसे धर्मशाला के नाम से जाना गया और आज भी उसको गुरुद्वारा जो बने हुए हैं तो जो शुरुआती पवित्र स्थान था इसको धर्मशाला कहा गया। क्या कहा गया? धर्मशाला कहा गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुद्वारा कहते हैं। बाबा जो गुरु नानक थे, गुरु नानक के अनुयायी जो थे वो अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। सांझी जो बाबा गुरु नानक के जो फॉलोअर्स थे, जो उनको मानने वाले थे, वो अपने लिंग भेद जाति भेदभाव को भुला करके नज़रअंदाज करके शाम को एक साथ बैठ करके खाते पीते थे एक रसोई में। इसे लंगर कहा जाता था। ठीक है। और जो उपासना के लिए धार्मिक कार्य के लिए जो जगह नियुक्त की गई उसे शुरुआत में धर्मशाला कहा गया, आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न क्लियर है हमारा? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू कहता है ए और आर को पढ़िए, सही विकल्प चुनिए। ओके, पढ़ते हैं। ए ऑप्शन कहता है कि लगभग 2500 वर्ष पहले, 2500 साल पहले कुछ जनपद जो थे वो दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। भाई वो दूसरों की तुलना में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, उनके जो है कि पद प्रतिष्ठा बढ़ी। ठीक है, उनके पास पावर बढ़ी तो वो महाजनपद कहा जाने लगा उनको। सही तरीके से किलेबंदी की गई। जब ये महाजनपद बन गए तो इनका नाम वाम बढ़ा थोड़ा। ठीक है, बड़े जनपद हो गए तो फिर इन्होंने क्या किया? किलेबंदी कर ली, सेनाएं खड़ी की गई। भाई जब बड़ा जनपद हो गया है, शक्ति ज़्यादा हो गई है तो दूसरे लोग आक्रमण भी कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने सेना रखी। और सेनाओं के रखरखाव के लिए जब सेना रखी तो उसका खर्च भी तो उठाना है। सेना का खर्च कहाँ से निकलेगा? इसके लिए महाजनपदों में क्या किया गया? एक सही कर प्रणाली लागू की गई, टैक्स व्यवस्था लगा दी गई जिससे कि जो सेना रखी गई है उसका खर्च निकल सके। दोनों ऑप्शन बहुत ठीक हैं, सटीक हैं। और जो आर है वो इसको जो क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे भाई अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? क्या हो गया? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये पढ़ना होगा। दोनों ही ऑप्शन ठीक है हमारे, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता भी होती थी। जब बड़ी सेना रखेंगे, बड़े किले बनवाएंगे तो जाहिर सी बात है और ज़्यादा खर्च चाहिए, पैसा चाहिए।
इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी ज़रूरत होती थी। इसलिए महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना रह करके अब नियमित रूप से टैक्स वसूलने लगे। जैसे कि उन्होंने फसलों पर कर लगा दिया, कारीगर के ऊपर टैक्स लगा दिया, पशुपालकों को जानवरों या उनका जो प्रोडक्ट है जैसे दूध वगैरह हो गया उसके रूप में टैक्स देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान के ऊपर टैक्स लगा दिया। आखेटक और जो संग्राहक थे उनको जंगल से प्राप्त वस्तु में कोई औषधि हो गई, शहद हो गया, कीमती लकड़ी हो गई, ये सब चीज़ें देनी पड़ती थी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया गया। ध्यान रखिएगा किस चीज़ के ऊपर टैक्स लगाया गया। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नई प्रणाली हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी? तो वो है महालवाड़ी बंदोबस्त। क्या है? महालवाड़ी बंदोबस्त जो है ये प्रणाली हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार की गई थी। इसको देखिए डिटेल में हम लोग नीचे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए कह रहा है कि बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। ठीक है, एक नई व्यवस्था लागू की गई और इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। और सुन लीजिए, ये जो महालवाड़ी बंदोबस्त था इसमें क्या था कि कह रहा है कि राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जो जिम्मा था जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि किस व्यवस्था के तहत राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी जो है जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दी गई? किस व्यवस्था के तहत ऐसा हुआ? तो वो महालवाड़ी बंदोबस्त के तहत ऐसा हुआ था। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसमें राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश भी रखी गई थी। महालवाड़ी बंदोबस्त में ये था कि जो टैक्स है उसको फिक्स नहीं किया गया, उसको समय समय पर क्या किया गया, कुछ कम किया जा सके, बढ़ाया जा सके, यानी संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी। ये महालवाड़ी बंदोबस्त की ही विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कैकोलार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध हैं? किस राज्य के कैकोलार और देवांग समुदाय? वो है इसमें दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में बुनकर समुदाय को, किस समुदाय को? बुनकर समुदाय को कैकोलार और देवांग नामों से जाना जाता था। कैकोलार और देवांग समुदाय के नाम से जाना जाता था। किसको? बुनकर समुदाय को। ठीक है, ये उन्नत किस्म के वस्त्रों का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध थे, कैकोलार और देवांग समुदाय। ठीक है, ऑप्शन डी यानी दक्षिण भारत आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमसे कहता है 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के संदर्भ में कथन ए और आर को पढ़ें, सही विकल्प चुनें। पॉइंट कहता है, ए कहता है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया था। जी बिल्कुल किया था, राइट ऑप्शन है हमारा। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। कारण भी उसका ठीक है, यानी कि दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। यहाँ पे लिखा है 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था, इन लोगों का आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। यानी कि देखिए ऐसा है, इन्होंने ये कहा कि जब हमें अंग्रेजों से फ्रीडम मिल जाएगी तो सभी स्त्री पुरुष जो भी वयस्क हैं उनको वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आज़ाद तो हो जाएं। जो अंग्रेजों के विरुद्ध हमारा संघर्ष जारी है उसमें सब लोग मिलकर के जोर लगाओ, हम इनसे छुटकारा पाएं और सबको वोट डालने का अधिकार मिले। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। किसने काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक लिखी थी? चाहे काश्तकार की चाबुक नामक किस्मत पुस्तक हो या गुलामगिरी हो या दास्तां हो, ये सभी पुस्तक ज्योतिराव फूले की हैं। ध्यान रखिएगा किसकी हैं? गुलामगिरी इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जिससे हर बार प्रश्न पूछा जाता है। काश्तकार की चाबुक हो गई, दास्तां हो गई, ये सभी ज्योतिराव फूले की पुस्तकें हैं। ध्यान रखिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान के कर्नाटक से थी, उन्होंने प्रभात फेरियों का आयोजन किया था? कौन थी? सरोजनी नायडू, अंबाबाई, बेगम हजरत महल या विजय लक्ष्मी पंडित? भैया आपने एनसीईआरटी पढ़ी है पूरी, हमने पढ़ाई है। वो थी कर्नाटक की अंबाबाई, जिन्होंने प्रभात फेरियों का आयोजन किया था। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। प्रश्न कहता है कौन सा थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है? कल यहां से एक और प्रश्न पूछा गया था, बदल करके प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है भारत का सड़क मानचित्र, भारत का पर्वतों का मानचित्र, भारत के राज्यों का मानचित्र या गांव के खेतों का मानचित्र। तो आपको हम बताते चलें, भारत का जो सड़क मानचित्र है यह थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है, रोड मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे थीमेटिक मानचित्र के बारे में पढ़िए। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, उन्हें थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे सड़क मानचित्र हो गए, बारिश से संबंधित मानचित्र हो गए, वन अथवा तथा उद्योग। वन का मतलब यहाँ पे वनस्पति पूछ सकता है कि वनस्पति वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? तो वनस्पति वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है, तो सड़क मानचित्र हो, बारिश मानचित्र हो, वन, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, ये सभी थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, हमने प्रश्न को क्लियर कर लिया। शैल के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाई शैल हैं वो टूट करके बिखर करके एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है शैल चक्र। ये पूरा चक्र हमने आपको पढ़ाया नहीं था ऐसे कैसे चलता है? द्रवित मैग्मा होता है, वो पिघल जाता है, फिर वो अवसाद टूट जाते हैं, फिर कायंत्रित शैल बनती है, इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। तो इसको शैल चक्र यानी कि रॉक साइकिल कहा जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने ये देखिए, ये क्या है? ये शैल चक्र पूरा चलता है। द्रवित मैग्मा है वो आग्नेय शैल में परिवर्तित हुआ, आग्नेय शैल द्रवित मैग्मा भी बन जाता है। आग्नेय शैल टूट करके अवसाद तलछट बन जाता है, इससे अवसादी शैल बन जाती है। अवसादी शैल से फिर ये अवसाद भी बन सकता है। अवसादी शैल कायंत्रित शैल में परिवर्तित हो जाती है, कायंत्रित शैल फिर द्रवित मैग्मा बन जाती है, मैग्मा से फिर आग्नेय शैल, ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, और अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पे देखिए कह रहा है एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया। देखिए कहता है कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शैल जो है वो क्या होती है? चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ पे अवसाद है, ठीक है, उसके बाद ये नीचे आई हमारी अवसादी शैल, ये कायंत्रित शैल बन गई, तो ये इसमें परिवर्तित हो गई। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की ये प्रक्रिया शैल चक्र कहलाती है। जैसे द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है? स्थानांतरित हो जाता है। हवा की वजह से, पानी की वजह से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। वहां जाकर के अवसादी शैल का निर्माण करता है। फिर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से ये जो है कि आग्नेय एवं अवसादी शैल जो हैं वो क्या होते हैं? आग्नेय और अवसादी शैल ये कायंत्रित शैल में बदल जाते हैं। फिर कायंत्रित शैल जो है ये अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायंत्रित शैल जो हैं ये फिर से आपके मैग्मा बन जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कहता है महासागरीय जल का लयबद्ध रूप से दिन में 2 बार उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? महासागरीय जल का लयबद्ध रूप से दिन में कितनी बार सर? दिन में 2 बार उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा, टाइड्स कहलाता है सर। क्या कहलाता है? टाइड्स कहलाता है। अच्छा, दूसरी बात, कुछ एक आध विद्यार्थी मैसेज कर रहे थे कि इन क्वेश्चंस को सर टाइप करके कंप्यूटराइज फिर पढ़ाइए।
तो आपको हम बता दें कि अभी प्रेजेंट टाइम में हम अकेले हैं, ठीक है। और अकेले अगर हम इनको पहले टाइप करेंगे फिर पढ़ाएंगे तो इतना हमारे पास थोड़ा टाइम का इशू है, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो अकेले हम काम कर रहे हैं इस समय, तो इस वजह से टाइपिंग नहीं हो पा रही है। हालांकि क्वेश्चन सेम रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस फ़र्क ये रहेगा अगर टाइप रहेंगे तो टाइप हो जाएंगे और यहाँ पे हम डायरेक्ट फ़ोटो खींच करके उसको हम एडजस्ट करके ऐड करके फिर आप तक पहुँचा देते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न सब सेम रहते हैं। और ऐसा आप लोग, हम अकेले हैं तो इस वजह से हो नहीं पाएगा, तो उसके लिए सॉरी। आप इसी क्वेश्चंस के साथ एडजस्ट कीजिए, इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो महासागरीय जल का लयबद्ध रूप से दिन में 2 बार उठना गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ओके, अब इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है ज्वार भाटा क्या है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, जब जल जो है वो बहुत अधिक ऊंचाई तक उठ जाए और किनारे के जो बड़े हिस्से हैं उनको डुबो देता है, उसे ज्वार कहते हैं। नोट कर लीजिए, उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक, यानी कि जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक, निम्नतम स्तर तक आ जाता है, तट से पीछे, किनारा यहाँ पे है और पानी यहाँ पे आ गया, किनारे से बहुत पीछे चला जाता है, तब इसे भाटा कहा जाता है। और जब पानी इतना उठ जाए कि इस किनारे को डुबो दे तब ये ज्वार कहलाता है। जब इससे पीछे आ जाए तब ये भाटा कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कहता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन हमें कहाँ मिलते हैं? प्यारे दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन दोनों एक साथ पूछ रहा है, तो वो मिलते हैं हमें बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल में। देखिए, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों का सम्मिलित रूप है जैव मंडल। इस जैव मंडल में हमको पेड़ पौधे, जीव, वाइल्ड लाइफ सब कुछ मिल जाता है। तो ये जैव मंडल हमारा इन सब का मिश्रण है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए। कहता है भारत के ठंडे रेगिस्तान, ठंडे रेगिस्तान की जहां बात होगी सर वहां लद्दाख की बात हो रही होगी। किसकी? लद्दाख की। ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? ठंडे रेगिस्तान से होकर के सिंधु नदी बहती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी बहती है। ठंडा रेगिस्तान अर्थात लद्दाख की बात हो रही है। ठीक है, लद्दाख से होकर नदियां तो बहुत बहती हैं, लेकिन सिंधु नदी प्रमुख है, सिंधु नदी प्रमुख है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख जो है वो एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। ठीक है, और आपको बताते चले यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। देखिए, लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण, ये वाला प्रश्न पूछा गया था, अधिक ऊंचाई के कारण लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछ लेगा किस कारण लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है? तो अत्यधिक ऊंचाई के कारण लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। और यहाँ पे जो प्रमुख नदियां बहती हैं उनमें सिंधु नदी सबसे प्रमुख है। अगला प्रश्न लीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित नामों पर विचार करें। मिल्पा, लदांग, रोका, चीरू, इन नामों पर क्या करना है? आपको विचार करना है। ठीक है, ये क्या हैं? ये स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियां हैं। ये स्थानांतरित कृषि और चावल का प्रकार हैं। ये विलुप्त प्रजातियां हैं या फिर चावल यानी कि धान का प्रकार है। तो हम लोगों ने खूब पढ़ा है मिल्पा, लदांग, रोका। ये देखिए क्या लिखा है, मिल्पा, लदांग, रोका, ये सब क्या हैं? ये सभी स्थानांतरित कृषि के क्या हैं? अलग अलग नाम हैं। मिल्पा, रोका, लदांग। तो देखिए यहाँ पे मिल्पा, रोका, लदांग, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों स्थानांतरित कृषि हैं। चीरू क्या है? चीरू प्यारे दोस्तों ये तिब्बती मृग होता है। क्या होता है? तिब्बती, मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, तिब्बती मृग होता है। ठीक है, इसको तिब्बती एंटीलोप भी कहा जाता है। तिब्बती पठार में रहने वाला ये स्तनधारी है मृग। ठीक है, हिरण एक तरीके से मृग। तो ये क्या है? ये विलुप्त प्रजाति है चीरू। चीरू क्या है? तिब्बती एंटीलोप है।
ओके, तो इसलिए ये विलुप्त प्रजाति है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, कोई इशू नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने कहता है, भारत का वर्णन करते हुए किसने अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया? यूनिटी इन डाइवर्सिटी को किसने इसका प्रयोग किया? तो वह है जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनेकता में एकता मुहावरा दिया है। यहाँ पे देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, भारत की खोज किताब किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। इस किताब में उन्होंने लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती? किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती? तो आपको बता दें, पुलिस पर। किस पर नहीं बना सकती? पुलिस पर। देखिए, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ये केंद्रीय सरकार के विषय हैं, जबकि पुलिस हो, जेल हो, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक व्यवस्था हो, स्वास्थ्य हो, स्वच्छता हो, अस्पताल, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। तो यहाँ पे जो पुलिस है ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है, इसलिए इस पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। बैंकिंग, संचार, मुद्रा, इन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, ये केंद्र सरकार के विषय हैं। पुलिस राज्य सरकार का विषय है, तो इसमें राज्य केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा या भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करता है? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से ये उम्मीद की जाती है कि किस पर चर्चा करनी है? आजीविका पर चर्चा करनी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। आजीविका पर चर्चा करनी है तो घर के काम पर चर्चा ना की जाए, सिर्फ पुरुष मजदूरों के मुद्दों को प्रस्तुत किया जाए। आजीविका पर चर्चा करने के लिए केवल नियमित वेतनभोगी काम पर बल दिया जाए, या लोग जिन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं उनका वर्णन करें। देखिए, आपकी जो चर्चा है ना, वो डिस्कशन ही आजीविका पर चल रहा है, लिविंगहुड पर चल रहा है। तो आजीविका तो कई तरीके से जो है कि कमाई जाती है, लोग कई तरीके से अपना पेट पाल रहे हैं, घर बार चला रहे हैं। कोई खेती कर रहा है, कोई जो है कि शहर में कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सड़क किनारे ठेला लगाया है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई छोटा बिजनेसमैन है। लोगों ने अलग अलग तरीके अपनाए हुए हैं आजीविका के, ठीक है। तो इसके लिए लोग जिन अलग अलग तरीकों से अपनी आजीविका चला रहे हैं, हमें उनका वर्णन करना चाहिए, हमें उनका वर्णन करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न इस कि सामाजिक विज्ञान की एक टीचर हैं, विभिन्न विद्यार्थियों को अक्सर अलग अलग काम देती हैं। क्यों ऐसा वो काम देती हैं? सबको अलग अलग काम क्यों देती हैं? वो विश्वास करती हैं कि सभी बच्चों को एक ही प्रकार का कार्य दिया जाना उन्हें पसंद नहीं आता। ऐसा तो नहीं है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। बस ये ऑप्शन आपका बेस्ट है, क्योंकि अगर टीचर सबको अलग अलग काम दे रही है तो इसका मतलब वो जानती है कि सभी बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से उनको काम दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट वन। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है? अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, ये कहने वाले महात्मा गांधी जी हैं, जिन्होंने कहा अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। देखिए, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, जहर भरा है, ये पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है। ये किसने कहा?
महात्मा गांधी जी ने कहा, और इस शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी एक ऐसी एजुकेशन के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। महात्मा गांधी की बहुत दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है, अपनी सभ्यता संस्कृति से हटा दिया है, उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। किसने कहा? ये औपनिवेशिक, ये अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के महात्मा गांधी के विचार हैं। क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पन मोहर यानी कि हड़प्पा संस्कृत की जो मोहरें हैं उनके बारे में आपको कथन बताना है। हड़प्पा संस्कृत के लोग पत्थर से मोहरें बनाते थे, हमने पढ़ा है, और कक्षा 6 की एनसीईआरटी में पढ़ा था हमने हिस्ट्री में। मोहरें सामान्यतः गोल आकार की नहीं होती थी भैया, मोहरें इस तरीके की चौकोर आकार की होती थी। मोहर में एक जानवर की आकृति गढ़ी होती थी, ये भी सही है। ए और सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सर। कौन सा? ए और सी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, आयताकार। किस आकार की? आयताकार, इस तरीके से, ठीक है, आयताकार। मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। अगला प्रश्न लीजिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना आपने खूब पढ़ा है, राजा राममोहन रॉय ने की, या वीरेशलिंगम पुंतलू ने की, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब की थी भैया? 1875 में की थी सर। कब की थी? 1875 में। ओके, अगला प्रश्न लीजिए। क्वेश्चन इज, कहता है कि ज्योतिराव फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी अमेरिका के लोगों को क्यों समर्पित की थी? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो उन्होंने किताब अपनी अमेरिका के लोगों को समर्पित की थी क्योंकि इसके प्रकाशन से कुछ साल पहले अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी अमेरिका के लोगों को समर्पित कर दी। ऑप्शन बी इज द राइट वन। अगला प्रश्न लेते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा किसने बुलंद किया था? ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था, ठीक है। और ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा का प्रकाशन भी किया था। इन्होंने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। शुरुआत में महात्मा गांधी नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि नमक आंदोलन में महिलाएं पार्टिसिपेट करें, महिलाएं भाग लें। फिर किसने उन्हें महिलाओं को आंदोलन में आने की स्वीकृति देने के लिए मनाया कि महिलाओं को भी आंदोलन में आने दीजिए? किसने मनाया था उनको? उनको सरोजनी नायडू ने इस बात के लिए मनाया था कि इस आंदोलन में महिलाओं को भी आने दो। सरोजनी नायडू ने मनाया था। नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें, ठीक है। चलिए, इतनी बात क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है निम्नलिखित परतों में से वायुमंडल की कौन सी परत में उल्कापिंड जल जाते हैं? कौन सी परत में उल्कापिंड जल जाते हैं? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, बाह्य मंडल में, या बहिर्मंडल में? देखिए, उल्कापिंड किस में जलते हैं? मध्य मंडल में जलते हैं सर, ठीक है। समताप मंडल, उल्कापिंड तो मध्य मंडल में जलते हैं। कौन सी परत में उल्कापिंड जल जाते हैं? एक सेकेंड, इसमें सही आंसर दिया ही नहीं है, ठीक है। वही मैं चेक कर रहा था कि देखिए इसमें, देखिए कौन सी परत में उल्कापिंड जल जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिए मध्य मंडल में, ठीक है। मध्य मंडल में, मध्य मंडल में क्या होता है? आने पर उल्कापिंड जल जाते हैं, ठीक है। इसमें मध्य मंडल ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको हटा दो। चलिए आगे यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है कि मध्य मंडल जो है ये वायुमंडल की तीसरी परत है। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो हैं वो इस परत में आने पर जल जाते हैं,
ठीक है, ये हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा भी था। और अगर कभी जैसे मान लीजिए आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं और किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है, ठीक है, तो जो सीटेट है ना वो विश्वास किस पे करता है, सीटेट भी एनसीईआरटी पे ही विश्वास करता है। एनसीईआरटी में जो दिया गया है सीटेट उसी आंसर को ठीक मानता है। कहता है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त करते हैं, क्या वजह है कि उष्ण कटिबंधीय सबसे क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए जो है वहाँ इसमें राइट हो जाएगा। इसमें अगर डिटेल में हम जाएंगे तो कहता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, यहाँ पे सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए। देखिए प्रश्न कहता है कि ABCD, चलो ऐसा जूम ही कर लेते हैं। कहता है कि क्षोभ मंडल, इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो हमें सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाती है। नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि ओजोन गैस की परत क्षोभ मंडल में नहीं समताप मंडल में पाई जाती है। फिर अगला कह रहा है कि समताप मंडल, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। नहीं, उल्कापिंड अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा कि मध्य मंडल में जलते हैं। उल्कापिंड कहाँ जलते हैं, मध्य मंडल में जलते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। ए और बी दोनों कट गए। सी कहता है मध्य मंडल, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। तो भैया ये तो विशेषता बाह्य वायुमंडल की है, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है तो वो बाह्य वायुमंडल में, ठीक है, इसमें बाह्य वायुमंडल में रेडियो तरंगें इस परत के द्वारा पुनः परावर्तित कर दी जाती हैं। ये सही है, केवल डी सही है, बाकी ABC तीनों गलत हो गए। और यहाँ पे प्रश्न यही कह रहा था कि कौन सा सही है, तो इसमें डी ऑप्शन आप टिक करके चले आएंगे कि डी सही है। ओके, अगला प्रश्न लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, हाँ थोड़ा सा इसको डिटेल में हमने बताने का प्रयास किया है। समताप मंडल, ठीक है, ये जो है कि ये परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है और हवाई जहाज उड़ाने के लिए अच्छी होती है। हवाई जहाज इसी में उड़ते हैं, ठीक है। ओजोन गैस की परत इसी में पाई जाती है, ओजोन गैस की परत इसमें यानी कि समताप मंडल में ही पाई जाती है। और उल्कापिंड जो है वो मध्य मंडल में जल जाते हैं, ठीक है। बाह्य वायुमंडल जो है, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, ठीक है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। ओके, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। अगला प्रश्न, एशिया में भारत के किस यातायात के साधन का सबसे बड़ा जाल है? तो भारत के किस यातायात का? रेल मार्ग का। रेल मार्ग एक यातायात का ऐसा साधन है जिसका सबसे बड़ा जाल भारत में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित मूल्यों, विश्वासों, विचारों, लक्षणों को क्या कहते हैं? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी मूल्य, आदर्श जो भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो उसे संस्कृति कहते हैं। भाई जो आज हम हमारे अंदर जो भी आदर्श, सभ्यता, संस्कृति है, जो आचार विचार हैं, वो कहीं ना कहीं हमें अपने पूर्वजों से मिले हैं, या हमारे घर परिवार गांव में जो भी कुछ होता है वो हमारे पूर्वजों की देन है कि उनके बताए रास्ते पर हम चलते हैं, या जो भी फंक्शंस होते हैं उनमें जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वो हमारे पूर्वजों की देन है। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जो आज हम कर रहे हैं हमारे बच्चे आगे चल करके उसको फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ये संस्कृति ही है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती रहती है। भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएँ जो हैं वो निम्नलिखित क्षेत्र में काम करती हैं। कृषि कार्य में। क्या अधिकांश महिलाएँ चिकित्सा यानी कि मेडिकल प्रोफेशन में हैं? नहीं। टीचिंग लाइन में अधिकांश महिलाएं हैं? नहीं। क्या प्राइवेट कंपनीज में महिलाओं की भरमार है? नहीं। महिलाएं सबसे ज़्यादा भारत में एग्रीकल्चर वर्क में हैं। किसमें है? कृषि कार्य में। हालांकि अब इन फ्यूचर वो कम हो रहा है, लेकिन पहले ज़्यादातर महिलाएं
पहले क्या, अभी प्रेजेंट में भी अधिकांश जो महिलाएं हैं वो कृषि कार्य में ही हैं, एग्रीकल्चर वर्क में ही हैं, क्योंकि वो अपने घर परिवार के लोगों के साथ में खेतों में हाथ बटाती हैं। पुरुष की तुलना में घर में और घर के बाहर दोनों जगहों पर एक श्रमिक के रूप में महिला की स्थिति डैश के रूप में होती है। किस रूप में? दोहरा बोझ, अधिभार, दोहरा काम, अधि समय। ये होती है दोहरा बोझ, डबल बर्डन। यानी कि जो महिला है बेचारी वो बाहर का काम भी करती है और घर का काम भी करती है, इस तरीके से उसके ऊपर क्या होता है, डबल बर्डन होता है। तो महिला की स्थिति यहाँ पे दोहरा बोझ के रूप में होती है। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है? संविधान की व्याख्या का अधिकार हमने आपको पहले ही बताया है कि न्यायपालिका के पास होता है, ज्यूडिशरी के पास होता है। संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका के पास होता है। कहता है कि संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद के द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वो उस कानून को रद्द कर सकती है। कानून को रद्द करने का अधिकार ज्यूडिशरी के पास है, न्यायपालिका के पास है, और इसको न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है, देखिएगा कि 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की डैश किस स्थिति का अध्ययन और जांच की? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या फिर शैक्षिक। ठीक है, नीचे उसका पूरा प्रोसेस दिया है। तो इसमें जो उन्होंने जांच की उसमें आता है हमारा एक तो आर्थिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा शैक्षिक। ठीक है, तो इसमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक हम लोगों ने पढ़ा भी है एनसीईआरटी में, अभी हम आगे इसको दिखा भी देंगे। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट वन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे उसको देखिए डिटेल में हमने बताया है। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक, देखिए राजनीति का यहाँ पे कहीं पर कोई इंक्लूड नहीं है, पॉलिटिकल का कोई भी सम्मेलन यहाँ पे नहीं है, तो राजनीति को हमने अलग कर दिया। तो भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया गया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन भी किया गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने सामाजिक, आर्थिक, देखिए क्या है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, तीन चीज़ें हैं। ओके, चलिए, तो वहीं पर हमने यहाँ पे लिया भी है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आपको फिर ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सीई यानी कि कॉमन एरा शब्द का प्रयोग डैश के स्थान पर किया जा सकता है। किसके स्थान पर किया जा सकता है? एनो डोमिनी अर्थात एडी के स्थान पर। सीई शब्द का प्रयोग एडी के स्थान पर किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि कभी कभी हम एडी की जगह पर सीई और बीसी की जगह पर बीसीई का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो। ये एनो डोमिनी, एडी का मतलब एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से होता है। ठीक है, और कभी कभी एडी की जगह सीई यानी कि एडी की जगह पर सीई का प्रयोग होता है। ठीक है, और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। ठीक है, हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले शुरू हुआ था। वेरी गुड, बढ़िया तरीके से हमने समझा। अगला प्रश्न कहता है कि जैसे जैसे लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया, पालतू पशु धीरे धीरे जंगली पशुओं से इस रूप से भिन्न होते गए। उनके दांत छोटे होते गए। बिल्कुल, जिन पशुओं को पालतू बना लिया गया उनके दांत छोटे होते चले गए, उनके सींग भी छोटे होते चले गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों ही ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। हमने इसको यहाँ पे पढ़ाया था, जो घरेलूकरण की प्रक्रिया थी। इसमें क्या था कि पाले गए जानवर और खेती के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे अलग होते गए।
मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। यहाँ पे एक जो दांत है ये जंगली जानवर का दांत है, ये पालतू जानवर का दांत है। तो इस तरीके से इनके दांत में भिन्नता आई कि ये पालतू पशु है और ये जंगली है, दोनों के दांत में भिन्नता आई, दोनों के सींग में भी भिन्नता देखने को मिली। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि का प्रयोग किया था? किसने महाराजाधिराज की उपाधि का प्रयोग किया था? तो आपको बताते चलें कि चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। भाई कहाँ हैं? चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, इन दोनों ने क्या किया? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, अर्थात बी और डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बढ़िया प्रश्न है, बी और डी। इसी तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे, यदि आपने ठीक से पढ़ा है तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप अटक जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आर्यभट्ट ने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काट रही है, इसलिए दिन और रात होते हैं। आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया। दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे हमारे राइट हैं। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। अब नीचे इसको हम डिटेल में समझेंगे। कहता है कि अच्छा, बात हो रही है आर्यभट्ट की। पहले हम विज्ञान की पुस्तकों के बारे में पढ़ लें। इसी समय क्या था, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। आर्यभट्टियम नामक किताब है जो संस्कृत में लिखी गई है, आर्यभट्ट ने इसको लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। ठीक है, जबकि लगता यह है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो पृथ्वी चक्कर काटती है, इसलिए दिन और रात होता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली। किन्होंने? आर्यभट्ट ने, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयोग होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य भी कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की हैं। तो प्रश्न क्लियर हो गया, हमने उसके बारे में और भी बेहतर समझा। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के बारे में सूचना देता है। नहीं, सम्राट अशोक के बारे में सूचना नहीं देता है। अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में लिखे गए थे। ये ऑप्शन ठीक है। प्रशस्तियों में जनसाधारण और सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया। नहीं, जो प्रशस्तियाँ होती हैं ये राजाओं की प्रशंसा में लिखी जाती हैं। राजाओं ने क्या जो है, उन्होंने कितने युद्ध किए, कितने युद्ध जीते, और भी उनके बारे में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा करके उनकी प्रशंसा में लिखा जाता है। ठीक है, साधारण जन लोगों के बारे में थोड़ा ना लिखा जाता। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन सेकंड केवल सही है। इसमें क्या हो जाएगा? केवल सेकंड सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। ऑप्शन क्या कह रहा था कि जो अशोक स्तंभ है इस पर अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। नहीं, इसी में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अशोक स्तंभ है तो अशोक के बारे में मिलेगा। नहीं, है तो अशोक स्तंभ, लेकिन उस पर जो अभिलेख खुदा है उससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रह चुके हरिसेन के द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। ये एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। ये एक संस्कृत शब्द है प्रशस्ति, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा, यानी कि राजा की प्रशंसा में लिखी गई कहानी या जो उनके बारे में जो भी कुछ लिखा गया उनकी प्रशंसा के बारे में लिखा गया। ठीक है, कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है।
यहाँ तक कि समुद्रगुप्त को हरिसेन ने ईश्वर के बराबर भी बताया है। ठीक है, तो ये प्रशस्ति है जो समुद्रगुप्त के बारे में है। अगला प्रश्न कहता है कि वीरेशलिंगम पंतलु ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक संगठन बनाया था। सही है। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। ठीक है, और उधर उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो गए। बाकी इसके बारे में हमने आपको और भी बहुत कुछ पढ़ाया है, बताया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ये आपको पहले ही पता है। अगला प्रश्न कहता है कि 19वीं शताब्दी के भारत में सिंह सभाओं का गठन क्यों हुआ? अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ाई के लिए इसका गठन हुआ? नहीं। सिखों में प्रचलित अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए, जाति प्रतिष्ठा और भेदभाव की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए, या फिर सिखों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा हुआ था? देखिए, इसके बारे में हमें जानकारी डिटेल में यहाँ पे मिलेगी। सिंह सभा आंदोलन हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देखिए, कह रहा है कि सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभाओं का गठन किया गया। इन सभाओं में था क्या कि सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थीं, इनसे मुक्त कराने का प्रयास किया गया। यानी कि सिखों में प्रचलित अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए सिंह सभाओं का गठन हुआ। जाति प्रतिष्ठा, भेदभाव, है ना, जातीय भेदभाव, इनकी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए, और उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पे अब हमारा ऑप्शन हमें मिल गए। ए की बात कहीं पे हुई नहीं है, बी राइट है। सिखों में प्रचलित अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए सिंह सभाओं का गठन हुआ। जाति प्रतिष्ठा, भेदभाव की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए, सिखों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने, यानी बी सी डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सी डी ऑप्शन जो है यहाँ राइट हो गया। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि निम्न में से कौन सा मानचित्र वनस्पति के वितरण को दर्शाता है? मैंने अभी आपको बताया था, जो थीमेटिक मानचित्र है वो वन उद्योग की बात करता है, अर्थात वनस्पति की बात करता है। तो थीमेटिक मानचित्र जो है यहाँ वनस्पति के वितरण को दर्शाता है। यहाँ पे लिखा है, देखिए, वन और उद्योग के बारे में भी हमको थीमेटिक मानचित्र से जानकारी मिलती है। वन का मतलब वनस्पति। प्रश्न कहता है कि ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, बात सही है। ग्लोब हमारे लिए उपयोगी तब होता है जब हमें पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना हो, ऐसा नहीं है। ग्लोब तो पूरी पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, उससे हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। बी गलत है, ए सही है। ए सही है, केवल ए सही है। चलिए आगे बढ़िए। ग्लोब के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय संहति के निर्माण के मुख्य खनिज हैं? महाद्वीपीय संहति के निर्माण के मुख्य खनिज क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे सिलिका और एल्यूमिना। क्या हो जाएंगे? सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, चलिए इसके बारे में और डिटेल में पढ़िए। देखिए, महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl का मतलब C फॉर सिलिका, L फॉर एल्यूमिना, यानी कि सिलिका और एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि महासागर की परपटी किसकी बनी होती है? महासागर की परपटी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसीलिए इसे सिमै यानी सी फॉर सिलिका, मै फॉर मैग्नीशियम कहा जाता है। वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। अगला कहता है
कथन ए और कारण आर को पढ़िए। ज्वार के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ज्वार के बारे में हमको बताना है। चलिए, अभिकथन ए कहता है कि पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। क्या ये बात सही है? बात तो ठीक है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में ऊंचे ज्वार उठते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊंचे ज्वार आते हैं। कारण भी इसका सही है, बिल्कुल, है ना। तो हम किसके साथ में चले जाएंगे? हम जाएंगे ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। इस चीज़ को हमने पढ़ा भी था कि देखिए, जो सेकंड ऑप्शन है पहले ही लिखा है कि सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है? ऊंचे ज्वार आते हैं। इनके बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है। और पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहत ज्वार। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जो बल है वह विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है और फिर रिजल्ट ये रहता है कि निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा भी कहा जाता है। वेरी गुड। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी स्थायी पवनें नहीं हैं? तो आपको बता दें कि पश्चिमी पवनें, पूर्वी पवनें, व्यापारिक पवनें, ये क्या हैं? ये स्थायी पवनें हैं। लेकिन जो मानसूनी पवनें हैं ये स्थायी पवनें नहीं हैं। ये स्थायी पवनें नहीं हैं। देखिए, स्थायी पवनें कौन हैं? व्यापारिक, पश्चिमी और पूर्वी पवनें। ये क्या हैं? ये स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। ठीक है। जैसे मानसूनी पवनें जो हैं ये मौसमी पवनों का उदाहरण है। ये अपनी दिशा बदलती रहती हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न लीजिए। कहता है कि पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हुए, यानी कि ये पृथ्वी की सतह यहाँ से शुरू होते हुए वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है? वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है, यानी कि कौन सी परत पहले आएगी? तो उसका जो सही सीक्वेंस है वो हम आपको बताएं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, उसके बाद बाह्य वायुमंडल आता है। ठीक है, ये इसका सही सीक्वेंस है। और यहाँ पे लिखा भी है कि हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है ये हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और फिर बहिर्मंडल। जो क्षोभ मंडल है ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत मानी गई है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी होती है? किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं? देखिए, जो बहुत ही कॉम्पैक्ट, जो बहुत ही सघन ग्रामीण बस्तियां होती हैं, बहुत घनी बसी आबादी होती है, वहाँ पे घर पास पास बने होते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग है? तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपास वस्त्र उद्योग ये विश्व का सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए और आर को पढ़िए, सही विकल्प चुनिए। कथन ए कहता है केरल और लद्दाख की भौगोलिक विशेषताएं बिल्कुल अलग अलग हैं, किंतु उनका जो इतिहास है वो समान सांस्कृतिक प्रभावों का साक्षी रहा है। ठीक है, कि इन पर जो है इनके समान सांस्कृतिक प्रभाव इन पर पड़े हैं। कारण कहता है कि इतिहास और भूगोल अक्सर क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से बंधे होते हैं। कारण भी उसका बिल्कुल ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम ए और आर दोनों सही हो जाएगा। आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। और इस चीज़ को हमने एनसीईआरटी में बढ़िया से समझा था कि केरल और लद्दाख की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वहीं हम ये भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि उनका इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभावों का साक्षी रहा है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। ओके, किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का, उसके इतिहास
और भूगोल से अक्सर गहरा रिश्ता होता है। यानी कि इतिहास और भूगोल अक्सर क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से बंधे रहते हैं। दोनों ही ऑप्शन हमने ठीक तरीके से यहाँ पे पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन कहता है, और प्यारे दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास के लास्ट में आप प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर दे करके जाएं, बता करके जाएं कि क्लास कैसी रही। क्वेश्चन कहता है कि सभी में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत दर्शाता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत क्या दर्शाता है? सभी धर्म समान प्रतिष्ठा पाते हैं, सही है। राज्य भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन को नियंत्रित कर सकता है। हालांकि जो धर्म है वो राज्य से अलग है, लेकिन राज्य जो है वो कुछ सिद्धांतों आदर्शों के बेस पे यदि इस तरीके की कंडीशन आती है तो राज्य जो है धर्म को कंट्रोल करेगा। ओके। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का भी प्रावधान है। ए बी सी तीनों ही राइट हो जाते हैं। क्या हो जाएगा? ए बी सी तीनों ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब ये है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तब कर सकता है यदि कुछ ऐसी कंडीशन खड़ी होती है तो राज्य जो है धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है कि यदि किसी दूसरे धर्म को दबाया जा रहा है किसी विशेष धर्म के द्वारा, तो फिर उसके लिए राज्य उसमें इंटरफेयर करेगा, दूसरे धर्म की सहायता के लिए इंटरफेयर करेगा। तो ये कुछ आदर्श और सिद्धांत हैं जिनके बेस पे राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करता है। किस मौलिक अधिकार के तहत किसी नागरिक को कम मेहनताने पर, यानी बहुत कम पैसा पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? तो वो है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कहा गया है कि किसी से ज़बरदस्ती श्रम नहीं कराया जा सकता, किसी को दबाव में ला करके श्रम नहीं कराया जा सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम का इसमें इंक्लूड है, यानी कि आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते। अगला क्वेश्चन और प्रश्न कहता है, देखिएगा बहुत प्यारा प्रश्न है कि निम्नलिखित स्रोतों में से किसको प्राचीन भारतीय इतिहास के शिक्षण के साथ जोड़ा नहीं जा सकता? यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा रहे हैं तो उसमें गुफा चित्रकारी अब तो होती नहीं भाई, पहले ही होती थी, तो प्राचीन इतिहास हो गया, लघु आकारी चित्रकारी मिनिएचर पेंटिंग हो गई, अभिलेख हो गए, ये सब क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए हैं। रूप चित्रकारी पोर्ट्रेट पेंटिंग तो मॉडर्न है, ये आधुनिक है, तो इसको इसके साथ में जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो प्यारे दोस्तों ये थे आज के हमारे 55 क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस कैसे रहे ये आप जरूर बता के जाइएगा, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट दे करके जाइए, बता के जाइए क्लास कैसे रही। आपके कमेंट का दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।